students, I am Sujata, your bio teacher. So let's continue our chapter 17 breathing and exchange of gases. Students, आज के जो वीडियो है इसमें हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और उनकी कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितनी वॉल्यूम है गैसेस की जो हम इंस्पायर एक्सपायर करें, कितनी हमारे लंग्स में रिमेन्स है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारी टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है कि वो वॉल्यूम जो हम इंस्पायर कर रहे हैं, यानी कि जिसको हम ले रहे हैं, जो गैस हम ले रहे हैं, किस अमाउंट में हम ले रहे हैं, उसको हम कहते हैं हमारी टाइडल वॉल्यूम। तो एक हेल्दी पर्सन की टाइडल वॉल्यूम है वो है 500 ml, है ना, कि 500 मिलीलीटर एक हेल्दी। इसका मतलब कि हम कितनी वॉल्यूम एक मिनट में इंस्पायर करें, मतलब कितना सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो वो कितना एक हेल्दी पर्सन में है 6000 to 8000 ml पर मिनट ऑफ एयर। मतलब इतनी एयर हम एक मिनट में इनहेल करें और एक्सेल करें। अब दूसरा हमारा जो वर्ड आता है, टर्म आता है, वो है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IRV कहते हैं। देखो, इंस्पायरेटरी यानी कि कितनी फोर्सफुली अगर हम एक गहरी सांस लेते हैं तो हम कितनी एयर को की वॉल्यूम को इंस्पायर करें, तो वो है एक, अगर एवरेज की बात करें हम तो वो है 2500 ml to 3000 ml। ठीक है। अब इसी के साथ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कि हम कितनी एयर जो है फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं ना। जैसे हम गहरी सांस लेते हैं फिर उसको छोड़ते हैं गहरी सांस को, तो कितना कर सकते हैं हम, तो वो है हमारी 1000 ml to 1100 ml एक हेल्थी पर्सन में। ठीक है। अब देखो आगे रेसिडुअल वॉल्यूम। तो बच्चों रेसिडुअल वॉल्यूम क्या हो गया कि जो एयर हमारे लंग्स में रिमेन है, कि जब हमने एक फोर्सफुल एक्सपायर करा, हमने सांस छोड़ दी, तो फिर भी ये तो नहीं है कि हमने सांस छोड़ दी तो हमारे लंग्स से सारी हवा बाहर निकल गई, तो कुछ जो एयर है वो हमारे लंग्स में रिमेन रह जाती, तो उसको हम कहते हैं रेसिडुअल। तो उसकी कितनी वॉल्यूम है हमारे लंग्स में, हर टाइम कितनी एयर जो है वो है हमारे लंग्स में, जो 1100 ml to 1200 ml जो एयर है वो एज अ रेसिडुअल फॉर्म में रह जाती है। इसके बाद है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कि हम एक पर्सन कितनी जो नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद एक्सेल जब वो करता है तो कितनी एयर को वो नॉर्मली इंस्पायर कर सकता है। तो इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टाइडल जो हमारी वॉल्यूम है और हमारी क्या है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, उन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या निकलता है हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसी तरीके से बात करें अगर हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की, तो क्या है वो जो हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है वो क्या है कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है हमारी टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, इट मीन्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या निकलेगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है क्या बच्चों, सिंपल एक्सपायर करें हम कि कितनी टोटल वॉल्यूम को एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है एक नॉर्मल इंस्पिरेशन में। ठीक है। अब बात आती है अगर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है कि जो एयर हमारे लंग्स में रिमेन्स है आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपीरेशन, ठीक है, तो वो है हमारी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो बच्चों उसको कैसे निकालेंगे हम, उसको हम निकालते हैं जो हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसमें प्लस करेंगे हम अपनी रेसिडुअल वॉल्यूम को। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी को, तो वाइटल कैपेसिटी क्या है, व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी है एक पर्सन जो है एक फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद, देखो, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर ए फोर्स एक्सपीरेशन, कि हम कितनी, एक बार हमने पूरी सांस छोड़ दी अपनी, है ना, एक्सेल कर दी, तो उसके बाद हम नॉर्मली कितना ब्रीथ कर रहे हैं, कितनी एयर को इन करें, तो उसको हम कहते हैं हमारी वाइटल कैपेसिटी। और ये कैसे निकलेगी, ये क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा हमारा ERV मीन्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाइटल कैपेसिटी। अब बात करते हैं हम टोटल लंग कैपेसिटी की, कि हमारी टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है। तो कितनी है हमारी टोटल लंग कैपेसिटी है हमारी, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है हमारे लंग्स में है एक फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद या एक्सपिरेशन के बाद, तो उसको हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। और ये हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हम रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को ऐड करके, इन सब के चारों के सम को हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, तो वो है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है? हमने पढ़ा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस है कि भाई हम क्या करें, कौन सी गैस एक्सचेंज करें, हम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करें और सॉरी ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करें, तो हम एक्सचेंज करें गैसेस को, है ना। तो ये कैसे, क्या प्रोसेस है हमारी बॉडी में इसका, तो इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात जो है कि कहाँ होता है, मैंने आपको पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हमारे अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो होता है एल्वियोलाई में। जो मेन साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की वो है एल्वियोलाई। ठीक है, और किसके बीच में होता है? मेनली ये ब्लड के और टिश्यूज़ के बीच में होता है हमारे। ठीक है, और किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये मेनली डिपेंड करता है प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर। इसका मतलब है प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इट मीन्स अगर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो होगा। जहाँ सपोज करो कि जैसे हमारे एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर कम है, तो वो बाहर की तरफ हम जब हम करेंगे, और सॉरी अंदर की तरफ ज़्यादा है, हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो हम क्या करेंगे? गैस कहाँ डिफ्यूज़ होगी? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होगी? हमारे जो एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर की तरफ। ठीक है, तो आपने नॉर्मली प्रोसेस डिफ्यूज़न 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। तो डिफ्यूज़न क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस है सिंपली। और ये किस पे डिपेंड कहाँ होता है? डिफ्यूज़न मेनली होता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो यही बात हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस पर भी अप्लाई हो रही है हमारे बॉडी में। ठीक है, अब देखो आपको ये टेबल गिवन है, जो टेबल दी हुई है आपको, इसमें देखो ये दिखाया हुआ है आपका रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो ये बच्चों ये मिलीमीटर mmHg में है, तो ये क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एल्वियोलाई में कम है, तो हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। लेकिन देखो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी है? 0.3 mmHg है और हमारे एल्वियोलाई में 40, तो हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगी। इसी तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यूज़ में क्या है? हमारी ऑक्सीजन कितनी है? 40 है। एल्वियोलाई में तो टिश्यूज़ से कहाँ जाएगी ऑक्सीजन? एल्वियोलाई में जाएगी, है ना। अब वो किस तरह होगा ये हम अभी पढ़ेंगे कि, और टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, 45 mmHg है, और हमारे एल्वियोलाई में 40 mmHg है। तो टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में जाएगी और ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई से टिश्यूज़ में आएगी। ठीक है, इतना आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखो अब ये कैसे पूरा प्रोसेस होता है। हमने मेन दो बातों का ध्यान रखना है। एक क्या बातों का ध्यान रखना है? जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो फ्रॉम टिश्यूज़ हो रहा है, फ्रॉम टिश्यूज़ टू ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो रहा है। ठीक है, अब बच्चों जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ये 20 to 25 टाइम हायर होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ठीक है, अब आप देखो, अब एल्वियोलाई हमने भी पढ़ा कि भाई हमारे एल्वियोलाई जो है देखो टिश्यूज़ में, मैंने पहले भी हमने भी टेबल में बताया था कि टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एल्वियोलाई के कंपैरिजन में क्या है? ज़्यादा है। और इसी तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है? कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो क्या होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यूज़ से होती हुई, सिस्टमेटिक वेन्स से होती हुई हार्ट में जा रही है, फिर हार्ट से वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारा वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू एल्वियोलाई में जा रहा है। और वहाँ क्या है? एल्वियोलाई में क्या है? ऑक्सीजन के हमने कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, फिर क्या होगा? और लेकिन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वहाँ ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन जो है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो ब्लड में आ रही है ना, वो ब्लड से आती हुई कहाँ जा रही है? ब्लड से हमारे हार्ट में आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, फिर वहाँ से सिस्टमिक आर्टरीज से होता हुआ हमारे
टिश्यूज़ में जा रहा है। समझ में आ रहा है ना इतना आपको? देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमने क्या पढ़ा है? हमने रेस्पिरेशन पढ़ा है ना, ब्रीथिंग। हमने टॉपिक मैंने स्टार्ट करा था, आपको रेस्पिरेशन बताया था। उसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या, हमें ऑक्सीजन की नीड क्यों होती है ना? क्योंकि जो हमारे बॉडी में सेल्स जो है वो रेस्पायर करें, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करें, तो क्या होता है वहाँ पर, जो ग्लूकोज है C6H12O6 ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। तो हमारे जो टिश्यूज़ हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, टिश्यूज़ में ज़्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन एल्वोलाई में कम है, तो वो वहाँ से ब्लड के थ्रू टिश्यूज़ से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से हार्ट में जाएगा, हार्ट से होता हुआ हमारे लंग्स में जाएगा और लंग्स से बाहर एक्सपायर हो जाएगा। हमारे लंग्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और टिश्यूज़ में कम है, तो हमें टिश्यूज़ को चाहिए, तो क्या होगा, वहाँ से जो हमारा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड होकर हार्ट में जाएगा, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा टिश्यूज़ में आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरीके से हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं एल्वेलाई की, इसके स्ट्रक्चर की, तो ये देखो, जो ये एल्वेलाई का स्ट्रक्चर है बच्चों, ये कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। हाँ, एक बात हमने स्टार्टिंग में कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, उसके लिए दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो इम्पॉर्टेंट है कि भाई जो मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस। ओबियस सी बात है कि अगर मेम्ब्रेन थिक होगी तो डिफ्यूज़न जो है कम होगा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होगा, लो होगा। अगर मेम्ब्रेन थिन है तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा, है ना, इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। और एक जैसे पार्शियल प्रेशर क्या होता है बच्चों, कि मिक्सचर ऑफ गैसेस में से अगर हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल गैस के प्रेशर की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी हम एक इंडिविजुअल गैस की बात करें, उसके प्रेशर की बात करें, तो वहाँ हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। अब ये देखो, ये एल्वेलाई का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, ये 3 मेम्ब्रेन होती हैं इसमें। सबसे पहली हमारी सिंपल एपिथेलियम होगी, जो स्क्वैमोज है, सिंगल लेयर ऑफ सेल की बनी हुई है, जो किसकी है, ये एल्वेलाई की। ठीक है, इसमें क्या है, एल्वेलाई कैविटी है जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन आई, अब ऑक्सीजन को कहाँ जाना है, रेड ब्लड सेल्स के पास जाना है ऑक्सीजन को, है ना। तो यहाँ से होते हुए ऑक्सीजन जो है, जो हमारी एपिथेलियम है एल्वेलाई की, यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगी, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, उसको पार करके आरबीसी पर। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, सेकंड जो मेम्ब्रेन है हमारी बेसमेंट सब्सटेंस है, उसको हम कहेंगे, जो येलो कलर का आपको शो हो रहा है वो है हमारा बेसमेंट सब्सटेंस। ठीक है, तो 3 मेम्ब्रेन है, कौन कौन सी हैं, 3 चीज़ें हमारे पास जो एल्वेलाई में है, जिसको गैसेज जो है जिससे डिफ्यूज़ कर रही है, वो है हमारी एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, देन बेसमेंट सब्सटेंस, देन एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। क्लियर है ना। लेकिन ये तीनों ही इतनी मतलब थिन है कि सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो सिंपली डिफ्यूजन को कर रही हैं। देखो, ऑल द फैक्टर्स इन अवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई टू टिश्यू एंड दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलाई। आई होप आपको ये सारा टॉपिक जो है क्लियर हो चुका होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का और जो वॉल्यूम्स के बारे में हमने पढ़ा। ओके, थैंक यू।